में ये ऑप्शन में ये ऑप्शन ऑप्शन बड़े में ये अजीब नहीं अजीब था टाइप के हैं? सारे अंडर रूट के अंदर में 2 स्क्वायर ऐड किए हुए थे। तो ये कौन सा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन अलग होगा फिर। रूट के अंदर 2 स्क्वायर ऐड किए थे कैसे? अच्छा ऐसे कर दिया होगा उसने, बी स्क्वायर ट्वाइस एच, 2 स्क्वायर कैसे कर देगा ये? क्या करे, कैसे, समझा नहीं सर। उसमें वैसे ही था मतलब b स्क्वायर 2g प्लस प्लस h स्क्वायर किया था उसमें। प्लस एच स्क्वायर किया था। यस सर। क्वेश्चन फिर कुछ और होगा, फिर ये नहीं होगा फिर। अगर आपने सेम टू सेम मुझे बताया है तो क्वेश्चन तो यही होना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ और आंसर कुछ और बोल रहे हो तो फिर क्वेश्चन कुछ और था। आपके पास पेपर ने मुझे आज पेपर पता चल जाएगा क्या, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कुछ इसमें कुछ सही नहीं बताया, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है ना इंफॉर्मेशन। अगर ये आंसर अंडर बी स्क्वायर 2h अपॉन जी आएगा तो इसी को तो लिख सकते हैं ऐसे, अदरवाइज और कोई आंसर क्वेश्चन कुछ और होगा। और कोई क्वेश्चन याद है? और कोई सर? और सर हो गए जल्दी से तो याद नहीं आ रहे कि वो हो गए थे। नहीं, थोड़ा सा बताओ ना कि जो आपको ऐसे क्वेश्चन कई सारे होते हैं जो दिमाग में एक बार सेट हो जाते हैं, अरे ये तो मुझे आया नहीं था, तो थोड़ा डाटा बताओ, फिर उसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ना। लॉज ऑफ मोशन के पीछे सर कुछ क्वेश्चन आए थे कि मुझे याद है। लॉज ऑफ मोशंस के क्या? देखता हूँ, मुझे पेपर मिल गया लगता है। पेपर मिल गया? पेपर है, अगर है आपके पास तो शेयर करो मुझे ग्रुप में। व्हाट्सएप अगर ग्रुप पे पेपर, भेज देता हूँ। हाँ हाँ भेजो भेजो भेजो, तो अभी हम उसको देख लेते हैं। भेज दिया सर। अच्छा, तो आपने तो इसमें सॉल्यूशन मिला, मैच भी कर लिया होगा आपने तो। देखो वो वैसे भी क्वेश्चन मैंने जरा अभी प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था, कौन से नंबर का था प्रोजेक्टाइल इसमें? ये सर 11 है। 11। अरे इसमें अलग है, इसमें ऑप्शन अलग दिए हुए हैं। हाँ एक मिनट देखता हूँ, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वही है जो 11 क्या सिर्फ। है। हाँ इसमें देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अरे ऑप्शन वही तो दिए हैं जो हमने आपको अभी बताया। हाँ सर, पर पेपर में अलग आए हुए थे। तो वो क्वेश्चन अलग होगा फिर यार, ऐसे नहीं हो सकता। देखो मुझे तो यही देखो सेम क्वेश्चन जो तुमने मुझे बताया वही मैंने सॉल्यूशन दिया, और आंसर इन्होंने जो दिया है वो 1 क्यों दिया है उन्होंने, रीजन क्या लिखा है इसमें, क्या है देखो, ए एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद स्पीड v at height h from the surface of the earth. It drops a food packet which is cast by person on the ground. Find the distance between aeroplane and अच्छा aeroplane and the person when the person catches food packet। अच्छा आपको इसमें क्वेश्चन अलग है, ये देखो क्वेश्चन इसमें डिस्टेंस h का डिस्टेंस है बिटवीन एरोप्लेन और उसकी डिस्टेंस बतानी है। पर्सन जो है वो ग्राउंड में है, तो जो रेंज इन्होंने हाँ सर। निकाली है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये हो गई। अब देखो एक्चुअली क्या है आंसर, ऐसे इसलिए आप गड़बड़ निकाल दिया आंसर, दिक्कत क्या हो गई बता। देखो ये एरोप्लेन 20 स्पीड से जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आप निकाल ही चुके, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, बी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच बाई जी हो जाएगा, और ये वाला एच है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना भाई, डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड पर्सन, साफ साफ लिखा है उसमें उसमें एरोप्लेन। ये हुआ है कि जब वो कैच कर लेगा उसके बाद। हाँ तो ये डिस्टेंस निकालनी है ना, ये एच डैश पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर ट्वाइस एच बाई जी, तो इसमें एच बाहर आ जाएगा तो इसमें कुछ इस तरह से आना चाहिए, इसका अंडर रूट एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हाँ हो सर, यही जाएगा आया था इसका। मेरे पास, कॉमन नहीं लिखा था, बस यही बट आया था। आंसर ऐसा होना चाहिए, इन्होंने आंसर इस आंसर टाइप से यही दे नहीं ऑप्शन में रखा यही था। ऑप्शन में यही है। था जो मैंने किया था। अच्छा अच्छा, जो ऑप्शन से उसमें वाला था, मैं यही किया था। एक मिनट देख लेते हैं यार इसमें, थोड़ी मैं चालाकी कर दी थी ना सर। लेकिन उन्होंने उसमें जो आंसर एच आंसर क्यों लिखा है, एक मिनट रुको, मुझे उल्टा
क्वेश्चन नंबर 11 का जो इन्होंने आंसर लिखा है वो एच लिख रखा है इन्होंने, 1 दिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड पर्सन व्हेन द पर्सन कैचेस फूड पैकेट। ये क्या लिख दिया ये तो आंसर गलत लिखा था। डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड पर्सन इज इक्वल टू एच। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फुट पैकेट ये होगी, आल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन वो ये होगी। द डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड पर्सन, पर्सन तो ग्राउंड में। तो जो पीडीएफ में क्वेश्चन दिया उसके तो ऑप्शन ही सेम है। अच्छा आंसर एच ही होगा। अरे सही है, आंसर एच होगा। अरे यार भाई आंसर एच होगा। अरे भाई सुन, अरे भाई आंसर एच ही होगा। जब ये फुट पैकेट यहाँ पहुंचेगा तो एरोप्लेन ठीक इसके सर के ऊपर आ जाएगा ना भाई। मैंने भी सोची थी ये बात मैंने भी सोची थी कि उसके ऊपर से ड्रॉप कर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, तभी आंसर एच दे रखा है। फुट पैकेट मैं सोची थी पेपर में, पर ऑप्शन में था ही नहीं एच। ऑप्शन में यही उल्टे सीधे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर दिए हुए थे, तो आंसर तो एच ही आएगा इसका। डिस्टेंस पूछी गई ना, वो पूछता कि फुट पैकेट, अगर वो पूछता कि यहाँ से जहां से लैंड, जहां उसने फुट पैकेट गिराया वहां से उसको कैचिंग के डिस्टेंस बताओ तो वो ये होती। लेकिन अगर वो पूछता कि डिस्टेंस जब वो कैच कर रहा है उस समय डिस्टेंस बताओ किसकी, फुट पैकेट की और कैच पर्सन की एंड एरोप्लेन की, वो तो ऐसी होगी। वो सही दे रखा आंसर, ठीक है। फिर भी ऑप्शन नहीं था, तो आंसर हो सकता है ऑप्शन में अंडर रूट करके सॉल्व करके एच उसमें आ रहा हो, आपने ध्यान ना दिया हो, शायद ऐसा भी हो सकता है ना। चलाकी कर दी उन ऑप्शंस में, जो ऑप्शन थे ना मैंने उनके डायमेंशन चेक कर लिए यूनिट डाल के, जितने भी स्क्वायर वगैरह थे। सिर्फ एक ही ऑप्शन का डायमेंशन लेंथ का आ रहा था, बाकी सब क्या लगा रहे थे। अच्छा। और जो हमने जो इसमें पढ़ा है यूनिट डायमेंशन से आया है कोई क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से? सबसे पूछा था कि कौन सा इनमें से डायमेंशन ही करेक्ट है। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है, अभी देख लेते हैं। डायमेंशन ही करेक्ट वाला वेक्टर से भी क्वेश्चन आया है। हाँ पहला क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग डायमेंशंस। देखो मैच, ये तो आसान था क्वेश्चन, देखिए टॉर्क था, टॉर्क को बल आघूर्ण बोलते हैं कुणाल। दूसरा जो है सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को बोलते हैं पृष्ठ तनाव, लिखते जाइए कुणाल, आप हिंदी लिखते जाइए। ये पृष्ठ तनाव होता है, यू बल आघूर्ण होता है। तीसरा है इम्पल्स, इम्पल्स को आवेग बोलते हैं, आवेग। चौथा है टेंशन, चौथा टेंशन है। तो इसमें टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एक मिनट, तो टॉर्क का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क का वही होता है जो एनर्जी का होता है। इसका हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, मैं लिख देता हूं उसके सामने, फिर आप मैच करके देख लेना कौन किसका है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो एम टी की पावर -2 हो जाएगा। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स, यानी एम इंटू डेल्टा वी होता है, तो मास इंटू एल टी की पावर -1, ये इम्पल्स का हो जाएगा। और टेंशन का क्या होता है, फोर्स होता है टेंशन, तो एम एल टी -2, ये टेंशन का हो जाएगा। तो अब आप चेक कर लीजिए, इसमें मैच करके देखते हैं कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन आएगा मैच करने वाला वो आएगा, तो टॉर्क का जो हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, टॉर्क का सेकंड इसमें आएगा, इसमें सेकंड दिखेगा टॉर्क का। और सरफेस टेंशन का जो दिख रहा है इसमें वो आएगा आपका फोर्थ आएगा, ये सरफेस टेंशन का फोर्थ आएगा मैचिंग। और इम्पल्स का जो आएगा वो एम एल टी -1 आएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा इसमें। और टेंशन का क्या हो जाएगा, एम एल टी -2, ये इसका थर्ड आएगा। तो कौन सा मैच कर रहा है, ये तो सही हो गया होगा। हाँ सही तो सही था। हाँ तो इसका आंसर जो है बेस्ट इन्होंने कौन सा मारा है, फर्स्ट में। इसमें देखो किसमें क्या मिल रहा है वो आप चेक कर लीजिएगा।
इसका आंसर फर्स्ट का आंसर जो आएगा इसमें, देखिए सेकंड में फर्स्ट में आ रहा है, ए का फर्स्ट का ए का सेकंड, ए इन्होंने ये अच्छा ए इन्होंने इधर लिखा है ए बी, इसको ए बी सी डी लिखा है, सी डी ऐसे, और इसको लिख दिया इन्होंने 1 2, तो ए का सेकंड आ रहा है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। हाँ तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है वो देख लीजिए आप, है ना, तो कर लेना, समझ आएगा। तो मैचिंग करना, मैचिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक दूसरे के साथ मैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी, ये तो उसका वर्क एनर्जी थ्योरम से आ गया ये, और ये मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया। वेक्टर का क्वेश्चन देख लेते, वेक्टर का कर लिया था, वेक्टर का क्वेश्चन में 2 वेक्टर इक्वल दिए हुए थे ना। अच्छा एक देखो वेक्टर का क्वेश्चन जरा आप सभी लोग नोट जरूर कर लिया करो, जैसे एक क्वेश्चन ये आया है ना, तो ये मान के चलिए कि हाँ आपको एक तरह आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये दिया है if mod twice a plus thrice b is equal to mod of thrice a plus b, ये एक वेक्टर है पूरा ही, और उसके किसके बराबर है, थ्राइस a plus b के बराबर है। देन एंगल बिटवीन c वेक्टर एंड b वेक्टर, देखो a वेक्टर एंड b वेक्टर, एंगल पूछा जा रहा है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अच्छा एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है 60 डिग्री, पूछा नहीं रहा है, 60 डिग्री दिया है। इफ a/2 कह रहा है कि mod a/8, अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो mod b की वैल्यू बतानी है। देखो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो mod, ये इसका मतलब ये है कि यूनिट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, जैसे ये इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड 8 आ जाएगा, यहां से पता चल जाएगा। अगर इसका मैं मॉड लूं इस पूरे का, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो 1 होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा मॉड a/8 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी इससे क्या निकल के आया, ए का जो मापांक आ गया वो हमारा 8 आ गया। ये पूरा यूनिट वेक्टर है बट ए यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ए का जो आया वो हमारा मापांक 8 आ गया, क्योंकि ए का मापांक अगर 8 आ रहा है तो ए तो यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता भाई, उसको डिवाइड कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो 8 से, तब यूनिट वेक्टर बना। अब इस काम करिए जरा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, मॉड का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। मॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये वेक्टर मान लो सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया। तो एक तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अगर हम आपको बताया था कि अगर ए प्लस बी का मॉड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा होता है। उसी तरह से मॉड सी प्लस डी का लगा देंगे, अगर सी प्लस डी लिखेंगे पहले भी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी डी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस फाई नया कोई एंगल मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इस तरह के रिजल्ट में बराबर करके उससे कंडीशन आ जाएगी, तरह लिख लेते हैं इसको, बराबर करते हैं कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ट्वाइस ए डॉट 3b, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अभी एंगल नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका मोड ले लेंगे, कितना आएगा इसका मोड हो जाएगा आपका, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। इसका मोड आएगा कितना आएगा बताना जरा, 9 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये आ गया। अब स्क्वायर इसको खोल दीजिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे a डॉट b यूज भी हो रहा है, स्क्वायर खोल दीजिए जरा इसको, स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायरिंग कर देंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर करते हैं उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है वो, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 into 2 into 3 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4 into 3 12 प्लस 12 और a डॉट b हो गया, a डॉट b में ही हमें एंगल का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, एंगल पता चलेगा, स्केलर प्रोडक्ट आ गया ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6a डॉट b, चेक कर लीजिए जरा।
अब जरा इसमें ए स्क्वायर वाले सारे एक साइड टाइम ले आएंगे, तो इसको इधर ले आओ, जरा कितना होगा माइनस के 5a स्क्वायर, और बी स्क्वायर वाला इधर ले आओ, कितना है प्लस के 8b स्क्वायर, और ये 6 12 a डॉट b है, ये 6 a डॉट b है, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 6a डॉट b। ओके, अब हमें एक इसमें क्या कर रखा है, ए और बी के बीच में एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री, तो इसमें निकालना क्या था हमें, बी का मैग्नीट्यूड, बी का, इसका मैग्नीट्यूड, ए का, बी का, अच्छा बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हो जाएगा देखो ए डॉट बी की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कॉस 60, तो यहां से ए डॉट बी की जो वैल्यू हो या कॉस 60 एंगल दे रखा है, तो ए डॉट बी की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड मान लो ए का मैग्नीट्यूड 8 है और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा b/2 हो जाएगा, 4b आ जाएगा, कितना आएगा ये 4b, तो जहां a डॉट b है वहां 4b ले लो, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जीरो में चला जाएगा, ये सब उधर चला गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 5, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 8b स्क्वायर, तो b का वैल्यू निकालना है, प्लस 6 a डॉट b की जगह लिख सकते हैं, a डॉट b की जगह लिख सकते हैं 4b, चेक कर लीजिए 4b इज इक्वल टू 0। अब देखो b में क्वाड्रेटिक बन गई है, तो b में क्वाड्रेटिक बन गई, इससे अच्छा देखो आप 4 से डिवाइड भी हो रहा है सब, देखो डिवाइड कर देते तो जल्दी से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 4 कट गया, और ये कितना है, अगर हम 4 से काटेंगे तो कितना है 16 आएगा, है ना। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा 2b स्क्वायर, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा, प्लस 6b और माइनस के 80 इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्वाड्रेटिक बन के इसको सॉल्व कर है बेटा, उससे दोबारा कट जाएगा सर, कौन सा कट जाएगा, 2 से दोबारा कट जाएगा, जो दोबारा, हाँ 2 से दोबारा कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस प्लस 3b और माइनस के 40 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, बाकी को समझ आया क्या किया हमने इसमें, देखो कुणाल, यस सर, समझ आया आपको कुणाल इसमें, यस सर, देखो इसको समझ आ गया, अलीशा को, कुणाल आपको समझ आया क्या किया ये, यस सर थोड़ा थोड़ा, हाँ देखो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, अगर इसका 50% भी समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको नोट कर लो आप फिलहाल, और खुद से समझने की कोशिश करो कि कैसे आ रहा हो, इसको खुद सॉल्व करना अपने आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन था सर, ये पेपर में क्वेश्चन ना कुछ डिफरेंट है, जो मुझे नहीं आए थे, जो आए थे वो इसमें नहीं है, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है। एक्चुअली होता क्या है, देखो उसी जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट है जो भी है, उसमें क्या होता है पेपर में कुछ चेंज कर दिया जाता है, इधर उधर क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं, कुछ चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे मान लो इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन अगर मान लो सपोज करिए, आप जैसे क्लास वहां पे है, कंप्यूटर आपके आसपास और भी बच्चे बैठे हुए कंप्यूटर में, हाँ सर, तो उसमें क्या होता है कि आपके पीछे और आगे जो कंप्यूटर में होगा पेपर थोड़ा सा चेंज करके दिया जाता है, ताकि चीटिंग ना कर पाए, यस, तो हो सकता है वो आपको पेपर वो वाला ना मिला हो, लेकिन कोई नहीं, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करें। और भी क्वेश्चन था क्या जो अभी हमने टॉपिक पढ़ाए हो, अच्छा मोशन से नहीं आया, काइनेमेटिक से क्वेश्चन नहीं आया क्या, काइनेमेटिक से एक तो सर ये हेलीकॉप्टर वाला आ गया था, हेलीकॉप्टर का हो गया, और ये वेक्टर का आ गया, और तो स्पेक्स पे दिख रहा है सर, एक मैथ्स का क्वेश्चन था जो शायद आप बताए तो रहता मैथ का, हाँ सर, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, बताना सेंस नहीं बन रहा था, क्या क्या सर क्वेश्चन ये था कि एक टावर है हाइट h का, एक टावर है 3h का, नहीं सर बस h हाइट का टावर है, अच्छा h हाइट का टावर है, यस, और सर इस पे एक मार्क है जो इसको 3:7 में डिवाइड करता है, इस अच्छा कोई मार्क है, जो लोअर पार्ट है, और लोअर पार्ट जो छोटा है, लोअर वाला पार्ट, हाँ लोअर पार्ट छोटा है, 3:7 है, समझ गए, ये 3:7 में डिवाइड कर रहा है, यस 3x into 7x, यस कोई मार्क है। अब इसने कहा सर कि जो दोनों पार्ट है वो एक ही पॉइंट पे 18 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, 18 मीटर अवे एक ही पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। अच्छा ये कोई पॉइंट है बी, एक ही पॉइंट पे
ये दोनों पॉइंट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इक्वल एंगल सबटेंड कर ले। नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो सकता है, क्यों नहीं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा सर, जो हमने दूसरा थीटा लिया है वो पूरा क्यों नहीं लेंगे? जो बड़े ट्रायंगल में पूरा नहीं थीटा लेंगे क्यों ना, आता ही है? वो पूरा नहीं कह रहा है ना, पूरा कह ही नहीं रहा है, पूरा तो कभी सेम हो ही नहीं सकता ना। ये वाला जो हाइट, ये वाला एंगल जो हो रहा है और ये वाला जो एंगल वो सेम हो रहा है, पूरा एंगल तो सेम हो ही नहीं हाँ सकता सर, ना। मुझे लगा था कि एंगल सबटेंड करने का मतलब जो पूरा एंगल है ना बड़े ट्रायंगल के नो नो, रिस्पेक्ट में वो वो कह रहा है कि जो इसे डिवाइड, जो आपने ये मार्क को डिवाइड करा ना, ये मार्क, ये वाला और ये वाला इस पॉइंट पर सेम एंगल सबटेंड कर रहा है, उसका ये मतलब है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरी हाइट और ये पूरी हाइट, ये तो हो ही नहीं सकता कि इस पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करे, वो तो वो अलग एंगल, ये थीटा होगा तो ये फाई होगा। लेकिन उसने कह दिया ये तो कर ही सकता है ना, तो अब उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो इजी हो गया। देखो ये डिस्टेंस x मान लेनी है, इसको मान लो h r मान लेनी है, वो जो डिस्टेंस है वो 18 है, दी हुई है। कौन सा डिस्टेंस? ये 18 नहीं रखा ये। हाँ सर, वो 18 दिया हुआ है। तो निकालना क्या था इसमें? एंगल निकालने थे सर दोनों। इस पॉइंट की हाइट निकालनी थी ना, इस पॉइंट की हाइट। सर हाइट ऑफ टावर निकालनी है। हाँ, हाइट ऑफ टावर। वो हो गया, तो जब x निकल जाएगा तो हाइट आ जाएगी। देखो इजी हो गया। tan थीटा इससे ले लो जरा, इससे tan थीटा कितना हो जाएगा? इससे tan थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा 3x अपॉन 80, 3x अपॉन 80। और इस वाले में अगर देखा जाए तो इसमें tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इस वाले पूरे में tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 7x, कितना हो जाएगा? 10x, 3x प्लस 7x और अपॉन 80। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला रख के tan थीटा के रफ में इसको सॉल्व कर लेना। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है सही लिखा? tan 2 थीटा का tan x अपॉन 18 आ गया, और tan थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो और सिंपलीफाई कर लो तो x आ जाएगा। ओके सर, तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये था, तभी मैं सोचूं कि एंगल वैसे कैसे हो सकता है। तो यही चीज है, इसी आईआईटी क्या करता है, बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। जब आपको लगा था उसी समय, जब आपको लगा था ये बराबर नहीं हो सकता, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा पहले? मुझे बताओ, जब आपने उस समय सोच लिया था। ट्राई किया था हैं? मैंने दूसरा केस भी ट्राई किया था सर, बस मैंने एक चेंज ये कर दिया था। मैंने टोटल हाइट को 10 नहीं लिया था, 10 और प्रोपोर्शन जो भी है, मैंने डायरेक्टली एच ले लिया था उसको। अच्छा, नहीं, अच्छा आपने एक दूसरा डायग्राम बनाया, उसमें आपने एच कर दिया है। हाँ सर, तो अलग-अलग डायग्राम बना दिया और फिर कर दिया था। नहीं, ठीक है। तो बाकी लोगों को समझ आया ये मैंने क्या किया? तो अलीशा, कुणाल, है ना? नो सर, नहीं आया, चलो। लेकिन आप ये फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला जरूर याद रखना, फिजिक्स में यूज हो सकता है ये, एक्चुअली उसका मैथमेटिक्स से लिंक क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने इसको बताया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने फोर्स कौन कौन से बता दिए थे, जरा बताना। पहला तो वेट हो गया था, नॉर्मल एक्शन हो गया था, और हाँ अब तीसरा जो फोर्स आ रहा है हमारे पास, कांटेक्ट फोर्स आ रहा है। देखो कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स आता है और बहुत सारे कांटेक्ट फोर्स आते हैं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पैरेलल कांटेक्ट फोर्स है। कैसा है? तो लिखिए एक और कांटेक्ट फोर्स नोट कर लीजिए। कांटेक्ट फोर्स जैसे नॉर्मल एक्शन कांटेक्ट फोर्स है, एन जो है आपका, ये एन जो बताया था मैंने, नॉर्मल रिएक्शन, अविलंब प्रतिक्रिया, ये आपका कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स मतलब संपर्क बल है। ये क्या? ये संपर्क बल, कुणाल। और ये परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। लेकिन एक और कांटेक्ट फोर्स हम लिखने जा रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स एक और होते हैं, बहुत सारे कांटेक्ट फोर्स हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे एक ब्लॉक हमने ये ले लिया और यहाँ पे ये हमने ब्लॉक को टच कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे देखो ये वाला नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। लेकिन ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से नहीं। एन को हम वर्टिकल कांटेक्ट फोर्स को दिखाते हैं। यहाँ पे एन ना देके आर दिखाया जाता है कांटेक्ट फोर्स। अगर ये जस्ट रखे हैं, अगर ये जस्ट टच करके रखे हैं, तो कांटेक्ट आर की वैल्यू 0 होगी। देखो
यहाँ पे R की वैल्यू 0 इफ नॉट एक्सेलरेटेड, अगर ये एक्सेलरेटेड नहीं है, अगर एक्सेलरेटेड नहीं है सिस्टम, अगर एक्सेलरेटेड नहीं है, तो इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, यानी ये इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स हो गया, यानी सरफेस के हॉरिजॉन्टल लग रहा है, लेकिन इसके तो परपेंडिकुलर लग रहा है ना यार, अंडरस्टैंड? yes. और यहाँ R की वैल्यू 0 होगी, लेकिन अगर हम इसमें अगर ये एक्सेलरेटेड हो जाएगा, इफ एक्सेलरेटेड अगर ये सिस्टम एक्सेलरेटेड हो जाएगा, अब एक्सेलरेशन कहीं भी हो सकता है, इधर की डायरेक्शन में हो सकता है या इधर की डायरेक्शन में हो सकता है, एक्सेलरेशन कहीं भी हो सकता है। तो अब ये जो कांटेक्ट फोर्स होगा R, अब आपकी वो वैल्यू 0 नहीं होगी। वो कैसे निकालते हैं ये हम आपको लॉज ऑफ मोशंस में सब सिखाएंगे। तो पहले फटाफट पहले समझ लीजिए कि ये R को भी कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, बट ये N नहीं लिखाएंगे, इसको R बोलेंगे। तो ये तो एक सिंपल, ये फर्स्ट पॉइंट केस हो गया। जैसे फ्रिक्शन भी एक हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स है, नोट कर लीजिए। तो कुछ पूछना है कुणाल इसमें? कुणाल देखो, जो भी चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, उसको समझ के चलनी है और उस पे उसको माइंड में सेट करना है। और जब आपको जैसे क्वेश्चन आप जैसे लगाते हो ना, आपके साथ इशू क्या होता, आपने मुझे बताया था कि क्वेश्चन करते हो तो पता ही नहीं चलता करना है क्या है। तो वो तभी आएगा ना जब ये अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे ध्यान दोगे, तो ये चीजें अपने आप खुलने लग जाएंगी। तो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो ये आपने इसमें कांटेक्ट फोर्स का समझ, संपर्क बल बोलते हैं इसको। अब इसमें एक और कांटेक्ट फोर्स होता है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स का नाम दे देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको बोलते हैं हम लोग घर्षण बल। नोट कर लीजिए, घर्षण बल, हिंदी लिख लीजिए इसकी, घर्षण बल। अब देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है जिसको मैं घर्षण बल नाम दिया, आपने लिख लिया इसका हिंदी लिख लिया, घर्षण बल लिख लिया? यस सर। तो अब जरा देखिए ये जो घर्षण बल होता है ये किस तरह से काम करता है। ये जो भी सतह होती है, जैसे मान लो ये बॉडी है और ये ग्राउंड है, ये जमीन है और ये बॉडी है। अगर ये बॉडी इसके ऊपर मूव कर रही है, मूव और टेंडेंसी टू मूव, या तो ये उस पर मूव कर रही है बॉडी ग्राउंड पर, या मूव करने वाली है। तो ये ग्राउंड इस पर, अगर मान लो इसकी टेंडेंसी इधर है मूव करने की, एरो की डायरेक्शन में, तो ये ग्राउंड जो है इस बॉडी पर पीछे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन बल लगाएगा, घर्षण बल लगाएगा, Fr। अब इसका कितना वैल्यू होगा, क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। पहले हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, पीछे लगेगा, Fr। अंडरस्टैंड? यस सर। और ग्राउंड में कहां लगेगा? हाँ, ग्राउंड में लगेगा आगे, ग्राउंड में फ्रिक्शन आगे लगेगा। बॉडी में फ्रिक्शन पीछे और ग्राउंड में आगे। लेकिन अगर हम लोग इसमें एक और दूसरा डायग्राम ले लेते हैं, इसी फ्रिक्शन में वाले बी टाइप ले लेते हैं कुछ। अगर मान लेते हैं सपोज करिए हमने एक ब्लॉक बी ले लिया और उसके नीचे एक और ब्लॉक ले लिया और नीचे ग्राउंड ले लिया, नीचे ग्राउंड ले लिया। ये ब्लॉक हमारा 1 है, ये ब्लॉक हमारा 2 है और ये नीचे ग्राउंड है। अब देखो डिपेंड करता है कि पहले किसकी टेंडेंसी हो रही मूव करने की। अगर ये ऐसे रखे हैं ना, अगर कोई टेंडेंसी नहीं मूव करने की है, अगर रखे हैं तो कोई फ्रिक्शन, कोई कहीं फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, ना जमीन 2 पर लगाएगी ना 2 1 पर लगाएगा, कोई किसी पे फ्रिक्शन नहीं लगाएगा अगर ये रखे हुए हैं सिंपली। ओके अगर मैंने सपोज करिए इस पे फोर्स इधर लगाया, मान लो ये हमने अप्लाइड फोर्स है, ये हमने अप्लाई कर दिया फोर्स। थोड़ा सूर्याज तो इसमें F अगर अप्लाई कर दिया, अगर इसमें फोर्स F, तो इससे क्या होगा, ये अगर फोर्स अप्लाई किया तो इसमें पहले इसकी टेंडेंसी बनेगी ना मूव करने की, तो बोलिए ना यार। हो सकता है हो सकता है ये दोनों साथ साथ जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन पहले प्रभाव किस पे पड़ा, पहले झटका किस पे पड़ेगा, इस फोर्स का झटका किस पे पड़ेगा, झटका किस पे पड़ेगा, इसी पे पड़ेगा ना यार, अरे बोलो ना यार। ओके तो अब जरा देखना, अगर मान लो ये भी सरफेस रफ है, इसमें झटका पड़ा तो ये जो 2 ब्लॉक है तुरंत इसको पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। तो लेकिन एफबीडी बनाने के लिए क्या करते हैं, डायग्राम अलग से बनाते हैं, इसमें तो बनाते नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ब्लॉक 1 का एफबीडी अलग से बनाऊंगा, ब्लॉक 1 दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा जो फोर्स F लगा रहे हो किस पे लगा रहे हो, 1 पे, तो 1 पे ही F दिखाना पड़ेगा। एफबीडी में वही फोर्स दिखाए जाते हैं जो डायरेक्टली उस बॉडी पे लग रहे होते हैं। जैसे 1 पे F लग रहा है तो हमने F दिखा दिया, और ये फ्रिक्शन पीछे आएगा
ये किसने लगाया, 2 ने लगाया, इसको नाम दे देते हैं FR1 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अलग आएगा, ग्राउंड और इसके बीच में अलग आएगा। तो FR1 किसने दिया, 2 बॉडी ने दिया 1 बॉडी पर। अब जरा देखिए 2 बॉडी का बना, और भी इसमें वेट फोर्स आएंगे, कौन से आएंगे, एक तो नॉर्मल एक्शन आएगा N1 और इसका वेट आएगा M1G। और बोलो ना यार, ये कंप्लीट एफबीडी हो गया, किसका कंप्लीट एफबीडी हो गया, ये M1 का, फर्स्ट का, ये समझ आया? यस सर। अब देखो जब सेकंड का अगर मुझे एफबीडी बनाना है सेकंड का, जरा देखिए सेकंड में कैसे बनेगा। ये सेकंड ब्लॉक का थोड़ा सा ठीक है तो उसको ठीक दिखा दीजिए सेकंड। अब देखो ये FR बन चुकी, इसमें पीछे आ गया था 1 वाले में, तो 2 वाले में आगे आएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहली बार क्योंकि उसने इसको दिया तो वापस भी तो लेता है। हाँ यस, उसने आगे दिखा दिया। अब इसका वेट कहाँ आएगा, इसका वेट आएगा M2G नीचे, और ग्राउंड की नॉर्मल एक्शन N2 ऊपर आएगी, और N1 की वापस ले लेगा इससे। अरे बोलो ना, ये तो मैंने आपको नॉर्मल एक्शन में भी सिखाया था। उसने इसने N1 दी थी ना 2 ने, N1 ऊपर, तो ये वापस भी तो लेगा N1। अरे ले लेंगे नहीं? यस सर। ये N1 वापस ले ली इसने, और फ्रिक्शन एक और आएगा। अब ग्राउंड अगर इस रफ है तो ग्राउंड भी, अब इसकी बताओ, इस फ्रिक्शन की वजह से इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां होगी, आगे जाने की होगी। इस ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अभी फोर्स कौन सा, अभी फोर्स कौन सा है, ये है। यस सर। तो ये वाला फ्रिक्शन क्या करेगा, इस ब्लॉक को आगे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, तो तुरंत ग्राउंड इसमें फ्रिक्शन पीछे लगा देगी, वो FR2 होगा। आगे नहीं आएगा फ्रिक्शन, पीछे आएगा FR2। ये किसने दिया FR2, बोलिए? ग्राउंड ने, जमीन ने पीछे क्यों दिया? इसका रीजन समझ में आया आपको कि नहीं आया? अभी जो मैंने अभी रीजन दिया ना, ये FR2 पीछे क्यों लग रहा है, इसका रीजन समझ आया? यस सर। आगे लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस FR1 ने हमें इसको FR2 को पीछे लाने के लिए कह दिया, क्योंकि इस अगर मैं ये ना लगाता तो FR1 क्या करता, इस वाले ब्लॉक के लिए। तो देखो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन अपोज करता है। देखो इस ये वाला जो फ्रिक्शन है इसके मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन ये वाला जो फ्रिक्शन इसने जो वापस दे दिया इसको, इसके मोशन को दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है। अरे बोलो ना यार। यस सर। तो फ्रिक्शन मोशन देता भी है, मतलब अपोज भी करता है, फेवर भी करता है। तो इसको फ्रिक्शन, इसको आगे की तो ये ग्राउंड कहेगा, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तू आगे जाने की कोशिश करेगा, चल मैं लगाता हूँ, FR2 लगा देगा, पीछे लगाएगा। अरे बोलना यार। यस सर। हाँ, अब अगर FR2 बड़ा हो गया FR1 से तो ये हिलेगा नहीं। अरे बोलो ना यार। यस सर। और अगर FR1 बड़ा हो गया FR2 से तो हिल क्या जाएगा, ये तो चल पड़ेगा, एक्सीलरेट हो जाएगा। अरे बोलो ना यार। यस सर। हाँ, ये कहानी उसमें है कि क्वेश्चन में क्या बात कह रहा है, वो उसकी सिचुएशन पे काम करेंगे। तो फिलहाल अभी फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखिए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। और फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स है, क्षैतिज कांटेक्ट फोर्स है, जो सतह के समांतर लगता है। लिख लीजिए, घर्षण बल जो है कुणाल सतह के समांतर लगता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं इसको। इज इट क्लियर? यस सर। तो मिटा दो इसको, सभी को समझ आया? अब मुझे एक और बताना जरा, एक एफबीडी बना के दिखाना जरा। फ्रिक्शन की सिर्फ मुझे एफबीडी बना के दिखाइए। अगर मान लेते हैं यही दो ब्लॉक्स हमने फिर से ले लिए दोबारा, ये दो ब्लॉक फिर से ले लिए, और ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, लेकिन फोर्स अब हमने इस पे लगाया F, ये अप्लाई कर दिया फोर्स, बाहरी बल है जो हमने अप्लाई कर दिया। अब ये बाहरी बल अगर हमने अप्लाई कर दिया तो अब हमें यहाँ इन दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिखानी। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स FR1 लगेगा, FR2 लगेगा। इसका एफबीडी बना के दिखाइए, कंप्लीट एफबीडी बना के दिखाइए दोनों ब्लॉक्स की, showing friction forces. Understand? Draw the free body diagram for both the bodies showing friction forces. शो करके दिखाइए जरा फटाफट। कुणाल, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाइए। फ्री बॉडी डायग्राम को तो मतलब जान गए ना, कोई भी बॉडी में वो फोर्स दिखा देने होते हैं जो उसमें सच में लग रहे होते हैं, उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं।
बन गया? जल्दी करिए, टाइम हो रहा है। देखिए 1 वाले बॉडी का अगर देखो, सबसे पहले टेंडेंसी किसकी होगी? इसकी होगी ना, नीचे वाले की आगे जाने की होगी। अरे बोलो। तो पहले एफडी 2 की बनाएंगे। देखो 2 की बनाएंगे, ये एफ दिखाएंगे और ग्राउंड की नॉर्मल एक्शन आएगी N2 और वापस वो लेगा N1 क्योंकि दे भी तो रहा होगा। और ये देखो अब ये आगे जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन, ग्राउंड फ्रिक्शन पीछे कहां लगा? फ्रिक्शन पीछे लगाएगा FR2। अब फ्रिक्शन पीछे लगा, समझ गए? और ये वाली ये 1 वाला ब्लॉक भी इसमें फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। अब आपको दोनों में फ्रिक्शन पीछे क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्राउंड भी नहीं चाहेगा कि आगे जाए और 1 भी नहीं चाहेगा कि आगे जाए। अरे बोलो ना यार। यस सर। ये समझ आया? दोनों फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इसका वेट आएगा M2G। अब 1 का अगर देखेंगे 1 का, तो 1 के में क्या है?